प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद की मन की बात। देहरादून में सीएम धामी ने सुनी मन की बात, प्रदेशवासियों से किया एक पेड़ लगाने का आह्वान। केदारनाथ में गांधी सरोवर के ऊपर से आया हिमस्खलन, खाई में समाया बर्फ का गुब्बार। एवलांच से किसी जानमाल का नुकसान नहीं। हरिद्वार में बारिश के बाद नदियों में उफान, गंगा नदी में बहने लगी कई कार, पुलों के नीचे फंसी गाड़ियां। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट, 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। शनिवार को भी कई जगह हुई तेज बारिश। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर देहरादून में भी मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपने परिश्रम किया, आपने मेहनत की और इस विधानसभा क्षेत्र से बड़े भारी अंतर से मोदी जी को जिताकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 5 लोकसभा सीटों पर भारी वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। 5 कमल मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको समर्पित किए। भाइयों बहनों, आज अनेक बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन के बात के इस एपिसोड में की हैं और उन्होंने कुछ काम जो आने वाले समय में हमको करने हैं, उन कामों के बारे में भी उन्होंने चर्चा की है। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो अभियान शुरू हुआ है, उसको अभी हमने यही रुकने नहीं देना है। आप सब देख रहे होंगे, पिछले साल की तुलना में इस साल तापमान बढ़ा है। पिछले साल से ज्यादा गर्मी हुई है ना। अगर ये तापमान इसी प्रकार से बढ़ता रहा, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए जो इस धरती का ऋण है, इस धरा का ऋण है, इस सृष्टि का ऋण है, उस ऋण को हम सबको उसका बोध होना चाहिए। उसका दायित्व तो हमारे ऊपर है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें। देहरादून में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की विभिन्न विकासपरक योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के विकास को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास के लिए पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम मंत्रियों से मुलाकात की। साथ ही इस दौरान राज्य में सड़कों के विस्तार, जल विद्युत परियोजनाओं के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर केंद्र से सहयोग की अपील की। व्यक्ति लगातार अपने प्रदेश के और उसे आगे बढ़ाने के लिए काम करता हो, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला स्थान मुझे लगता है देश के अंदर कि वो लगातार कैसे माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से, अनेकों मंत्रीगणों से वो मिलते हैं, अपने इस प्रदेश की समस्याओं को निराकरण करने के लिए उनसे बातचीत करते हैं, कैसे वहाँ से हमें फंड मिल सके उनसे आग्रह करते हैं। तो लगातार उन्होंने अनेकों मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से
और गृह मंत्री जी और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री से उन्होंने भेंट की है। ओम बिरला साहब जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष उनसे भेंट की है। बधाई के साथ साथ अपने प्रदेश के विकास की बात की है। तो मैं इनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ आने वाले टाइम पे इसका हमें लाभ मिलेगा। भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर उत्तराखंड में जश्न मनाया गया। राजधानी देहरादून में घंटाघर से लेकर कोटद्वार, रुड़की, हरिद्वार और कुमाऊं तक लोग जश्न में डूबे रहे। तो उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक सभी प्रमुख इलाकों में भारत के विश्व कप जीतते ही आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा। पटाखों के शोर चारों तरफ से सुनाई देने लगे। लोगों ने एक दूसरे को जीत की बधाई भी दी। देर रात तक भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिला कल्याण कोष के लिए मिलने वाले अतिरिक्त शुल्क के लिए नियमावली बनाने के निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। उन्होंने जल्द नियमावली बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि सहायिकाओं के रिक्त पद भरने की कार्रवाई एक साथ पूर्ण की जाए। महिला कल्याण कोष का निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस उद्देश्य के साथ में किया था कि हमारी ऐसी महिलाएं जो कि बहुत ज़रूरतमंद है, ऐसी महिलाएं जो हो सकता है किन्हीं योजनाओं का लाभ ना ले पाती हों, ऐसी महिलाएं जिनको कि आर्थिक रूप से हमें सहारा बनने की आवश्यकता हो, उनके लिए कल्याण कोष का निर्माण किया जाए, जिसको लेकर विभाग में चूंकि आचार संहिता लगने से बहुत पहले कैबिनेट से ये मंजूर हो गया था और उसके बाद में आतिथि तक मतलब मेरी समीक्षा बैठक करने तक में भी उस कोष का निर्माण न होना, इसकी नाराजगी मैंने पूर्व बैठक में करी थी और मैंने उन्हें 30 जून तक का समय दिया है। तो अभी वो लोग उसको प्रयासरत में है कि शासन स्तर पे आखिरकार कहाँ किस स्तर पर दिक्कत आ रही है, वो उसको परीक्षण कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो 30 जून तक का समय निर्धारित है तब तक वो कल्याण कोष की औपचारिकताएं पूर्ण। तो मंत्री रेखा आर्या ने समीक्षा बैठक की और कहीं न कहीं प्रदेश के विकास को लेकर भी चर्चा की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश की राजधानी देहरादून में लगातार सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके प्रॉपर्टी डीलर्स जमीन को बेच रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद प्रॉपर्टी डीलर्स हैं कि सरकारी भूमियों की अवैध प्लॉटिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बीच शहर के नगर निगम के हर्रावाला क्षेत्र में स्थानीय ग्रामीणों ने प्रॉपर्टी डीलरों पर अवैध कब्जा कर उस पर प्लॉटिंग करने का आरोप लगाया और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। विरोध करने वाले स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि प्रशासन भूमि की जांच कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराए और किसी भी गैर सांप्रदायिक बाहरी प्रदेश के व्यक्ति को यहां पर बसने नहीं दिया जाए। सलीम अंसारी मुजफ्फरनगर का, उसने मिश्रा जी से ज़मीन ली है 4.25 बीघा, जो कि मिश्रा जी के नाम पे ही नहीं है। उनके पिताजी है संत कुमार जी रोडवेज में थे, उनको कोई पट्टा नहीं मिलता है सरकारी विभाग वालों को। इनके पास जो पट्टा रखे वो कहाँ से आया इनके पास पट्टा। दूसरा, इन्होंने पट्टा अपना जो फर्द है वो इसे सलीम अंसारी को दी है 4.25 बीघा ज़मीन। अब 4.25 बीघा ज़मीन को उसने यहाँ पे 13 बीघा कर दिया है। वो जो बाकी जो ज़मीन आ रही है यहाँ पे 4.25 बीघा से अलग, वो ज़मीन यहाँ पे कहाँ से आ रही है? जो उसने ये प्लॉटिंग काट रखी है, वो यहाँ पे तथ्य लेके आया, अपने तथ्य दिखाए कि मैंने ये ज़मीन इससे ली है। वो कहता है कि मैंने ज़मीन गर्ग से ली है। वो ज़मीन गर्ग जी के पास कहाँ से आई है? देखिए, ये ज़मीन का मामला जो है काफ़ी दिनों से न्यायालय में विचाराधीन था और न्यायालय में इसका मुकदमा चला। उसके बाद ये फेवर जो था ये आनंद मिश्रा जी के पक्ष में आया था और इसमें एसडीएम देहरादून और हमारी पटवारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा जो है हर प्रकार से यहाँ पे रिपोर्ट लगी। रिपोर्ट लगने के बाद इसकी लीगल प्लॉटिंग है, ये कोई गलत प्लॉटिंग नहीं है और कोई इसमें मुसलमान द्वारा कोई कब्जा या इस प्रकार का अतिक्रमण ऐसा कुछ नहीं है। पीछे ये जो है हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद जी की भी भूमि थी, वो भी जनप्रतिनिधि भी मौके पर थे, तो यहाँ पे कोई गलत प्लॉटिंग नहीं है। ये सब लीगल प्लॉटिंग है। उत्तराखंड वासियों द्वारा ये प्लॉट खरीदा गया है। जितनी प्लॉटिंग आप देख रहे हैं ये सब उत्तराखंड के लोगों द्वारा खरीदी। ग्राम सभा की जमीन है, ग्राम समाज की, जो 48 लोगों के नाम है। 1.25 बीघा के पट्टे बांटे गए थे उस जमाना आवंटन 1975 में करे गए थे। 84 के बाद अपना ये बंद हो गए थे। समझ में नहीं आया। कुछ समय पहले वहाँ झुग्गियां बसी थी तो सरकार ने सारी हटवा दी गरीब लोगों की, जो लोकल के लोग थे। आज ये भारी मूल का व्यक्ति जो अपना मुसलमान है, अतीक अंसारी क्या अंसारी है ये तो मुझे लग रहा है यहाँ जिहाद फैलवाएगा, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या सब बसवाएगा। आज अगर सरकार ने ये नहीं चेता तो 10 साल
के बाद वो जो गब्बर बस्ती में हो रहा, जो आजकल बस्तियों में टूट फूट हो रहा, तो वही हो पाएगा। तो इसलिए हम तो पुरजोर विरोध करते हैं इसका और करते रहेंगे कि कोई भारी मूल का आदमी यहाँ पर अपना अस्तित्व ना, अपने पैर ना फैला सके। इस जमीन का मामला जो लोगों ने उठाया है, मैं सोचता हूँ या तो उनको भ्रमित किया गया है या मेरी छवि को धूमिल करने के लिए किया गया है। ये जो संपत्ति है, ये 5.25 बीघे संपत्ति जो है मेरे पिताजी को मिली थी, जो उनकी देहांत के बाद मेरी माताजी और मेरे भाई के नाम आई थी। तो इसमें 3 टुकड़े बने थे। उन जमीनों पे हम जो हैं काबिज थे, सब कुछ था। कुछ समय बाद क्या हुआ, मेरी माताजी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ हुई, तो इस जमीन को हमने सेल करने की सोची। तो हमने इस जमीन को जो है किसी पार्टी को बेचा, लेकिन जो इस जमीन के कागज हैं वह पटवारी, तहसीलदार, एडीएम, जिलाधिकारी महोदय सबके द्वारा जांच करने के बाद ये भूमिदरी हमारी 2016 में हुई थी, जब वर्ग 3 का ये संक्रमणी करने के लिए जब आदेश माननीय रावत जी के द्वारा, तब उस समय ही ये हुई। खबर केदारनाथ से है, जहां केदारनाथ में गांधी सरोवर के ऊपर से हिमस्खलन आया। इस दौरान बर्फ का गुब्बार उठा और कुछ देर बाद ही गहरी खाई में समा गया। सेक्टर अधिकारी केदारनाथ ने बताया कि सुबह 5 बजे के लगभग गांधी सरोवर के ऊपर से एवलांच आया है, लेकिन किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। बता दें कि चोराबाड़ी में बीती 8 जून को ग्लेशियर टूटने की घटना हुई थी। बीते साल मई और जून में भी चोराबाड़ी से लगे कंपेनियन ग्लेशियर क्षेत्र में 5 बार हिमस्खलन हुआ था। हरिद्वार में खड़खड़ी के पास अतिवृष्टि से बरसाती नाले अचानक उफान पर आ गए। नाले अचानक उफान पर आने से पानी ने कई वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि जब इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नदी में फंसे कारों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला। तो बता दें कि पानी की चपेट में आने से कई कारें जो है वो नाले में बह गईं। इसके बाद क्रेन की मदद से इन कारों को बाहर निकाला गया। मौके पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची और बहती हुई कारों को बाहर निकाला गया। तो पानी के बहाव में कई वाहन आ गए और उफनते बरसाती नाले में बहने लगे, जिसके बाद तुरंत ही स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। जिसके बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, जहां पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने क्रेन की मदद से सभी वाहनों को बाहर निकाला। उधम सिंह नगर के खटीमा पीलीभीत मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। खटीमा से मझूला मार्ग पर होने वाले गड्ढों को समय पर नहीं भरा जा रहा है, जिससे बरसात के चलते उनका आकार बढ़ता जा रहा है और वे बदहाल होते जा रहे हैं, जिससे इस पर गुजरने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिम्मेदार अफसर इनकी मरम्मत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि खटीमा अधिशासी अभियंता पलाड़िया का कहना है कि यह रोड अब एनएच डिवीज़न हल्द्वानी को स्थानांतरित कर दिया गया है। अब इस रोड को बरसात के बाद सुधार किया जाएगा। पहले पीडब्ल्यूडी में थी, अब ये एनएच में चला गया है। यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और धूल की वजह से इतने बुरे हाल है यहाँ पे। पीडब्ल्यूडी वाले कहते हैं अब हम क्या करें, इसमें ये एनएच में चला गया है। अब इसका जो है कि भगवानी मालिक है। अब सब जगह तो कहा, कभी किसी को कहा, कभी किसी को कहा, लेकिन इसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये मार्ग एनएच डिवीज़न हल्द्वानी को स्थानांतरित हो गया है। इधर मार्च अंतिम सप्ताह में इसको हमारे द्वारा उनको हैंडओवर कर दिया गया है। उनके द्वारा इसमें इसके इम्प्रूवमेंट की कार्रवाई की जा रही है। हो सकता है बरसात के बाद इसका सुधारीकरण का कार्य हो, इस बीच तो होगा नहीं। और जो भी इसमें गड्ढे भरान वगैरह का कार्य है तो ये एनएच हल्द्वानी द्वारा किया जाएगा। भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर देश में जश्न का माहौल है। 17 साल बाद भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। भारत की जीत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी है। सिंह धामी का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप विजेता बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी।
तो T20 वर्ल्ड कप जीतने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय टीम को बधाई दी है और उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के रोमांचक फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप विजेता बनने पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। उत्तराखंड की मंगलूरु और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। मथुरा जोशी ने कहा कि भाजपा खुलेआम पैसा और शराब बांट रही है और मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। अधिकारियों के द्वारा ग्राम प्रधानों को डराया और धमकाया जा रहा है। हम आज भी आरोप लगा रहे हैं भाजपा आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। बिना नंबर की गाड़ियां वहां दौड़ रही हैं, शराब वहां परोसी जा रही है, शराब भी दिया जा रहा है और तो और धन का दुरुपयोग हो रहा है। खनन माफिया, शराब माफिया सारे सक्रिय हैं और अधिकारियों द्वारा ग्राम प्रधानों को, जिला पंचायत सदस्यों को डराया और धमकाया जा रहा है। उनसे वोट के लिए उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। भगवान श्री कृष्ण पर अमर्यादित टिप्पणी और हिंदुओं के लिए अपशब्द ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी को महंगा पड़ सकता है। प्राचीन अवधूत मंडल में संतों ने ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी को लेकर बैठक की, जिसमें संतों की कई संस्थाओं के पदाधिकारी शामिल हुए। संतों ने कुमार स्वामी के बयान को लेकर भारी नाराजगी जताई और उनके हरिद्वार प्रवेश पर प्रतिबंध लगाते हुए उनके हरिद्वार आगमन पर मुंह काला करने का प्रस्ताव पास किया। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण पर उनकी टिप्पणी किसी भी रूप में अक्षम्य है। वहीं परशुराम अखाड़े के अधीर कौशिक ने कहा कि इस तरह के धार्मिक मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने के लिए जो आवाज उठाई है उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इस समाज में और कुछ वर्षों से ऐसे ऐसे कालनेमी पैदा हो रहे हैं और हो चुके हैं जो सनातन संस्कृति के ऊपर, हिंदू सभ्यता के ऊपर बार बार आघात कर रहे हैं। हिंदू इसको सहन करता आ रहा है, लेकिन अब सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है। हिंदू समाज से हिंदू महासभा का आग्रह है कि ऐसे कालनेमियों को जहां भी देखा जाए उन्हें उनकी सजा कठोर से कठोर दी जाए। डॉक्टर कुमार स्वामी ने हिंदू समाज पर गंदी टिप्पणी की है, भगवान कृष्ण पर भी के चरित्र का हनन किया है और इसीलिए हरिद्वार के प्रमुख संत महंत महामंडलेश्वर और अखाड़ा के लोग इकट्ठे हुए हैं, संगठनों के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने रोष प्रकट किया है कि डॉक्टर कुमार स्वामी बिना विलंब करे, अगर उनसे भूलवश किया गया करते हैं तो हरिद्वार में आके प्रायश्चित करें, संतों से माफी मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनके खिलाफ बहिष्कार की कार्रवाई शुरू होगी और संतों ने आह्वान किया है और काले पानी की सजा, ऐसा करके उनकी ताक बुद्धि ठिकाने आ जाए। हिंदू धर्म की विशेषताएं सुन सुनकर बड़े बड़े डाकू जितने भी थे वो साधु बन गए और ये साधु वेश में बैठकर डाकुओं वाली भाषा बोल रहा है, हिंदू धर्म पर आघात कर रहा है और हमको लगता है इसके डीएनए में खोट है। ये हिंदू ही नहीं है, वरना भगवान के बारे में ऐसी बातें बोलने से पहले 50 बार सोचता। हम ऐसे व्यक्ति का जब भी यहाँ आएगा मुंह काला करेंगे। कुमार स्वामी का एक वक्तव्य आया, वो वास्तव में बहुत निंदनीय आया। एक तो कृष्ण भगवान जी के ऊपर और एक हिंदुओं को जो चोर डाकू लुटेरा बताया, ये सहन नहीं हुआ, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। ऐसे पाखंडियों को तो सरेआम उस कथाई में उसका विरोध होना चाहिए, जूतों की बारिश होनी चाहिए, ये हम मांग करते। मैं अखाड़ा परिषद से निवेदन करता हूं, जिस अखाड़े के महामंडलेश्वर है उस पद से इन्हें हटाया जाए। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नगर पालिका स्थित सभागार में एक बैठक की, जिसमें आगामी बरसात के सीजन को देखते हुए तहसील प्रशासन, बीडीओ विकासनगर, नगर पालिका विकासनगर, सिंचाई विभाग, वन विभाग, पुलिस प्रशासन, पीडब्ल्यूडी विभाग, निर्माण खंड, विद्युत विभाग, परिवहन विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारियों से आने वाले बरसात के सीजन को देखते हुए तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए।
हम तैयारियों संबंधी बैठक सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के, बिजली, पानी, जल निकासी, सड़कों का, बिजली आपूर्ति का, साफ सफाई का, शहर में ग्रामीण क्षेत्रों में नालियों वगैरह की सफाई, जो फ्लड प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे क्या क्या उपाय उठाए जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है। जहाँ पहले कोई नदियों से लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई उसकी मैपिंग करके हमारे पास इवैक्यूएशन के इंतजाम क्या क्या है, जो हमारा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नोडल विभाग है डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि से, डिजास्टर मिटिगेशन की दृष्टि से, उनकी प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको किन इक्विपमेंट्स इत्यादि की कोई आवश्यकता है, कोई किसी चीज़ का कोई गैप है कहीं पर, तो उसकी उन गैप्स को दूर करने का, और एक आध विभाग को छोड़ करके, क्योंकि शॉर्ट नोटिस पे इंफॉर्मेशन जारी हुई, बाकी सभी डिपार्टमेंट मौजूद थे। तो विधायक मुन्ना सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली है। बरसात को देखते हुए तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा की है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो बारिश के मौसम को लेकर ये बैठक ली गई है। इस दौरान तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे। तो बता दें कि बारिश के मौसम को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने नगरपालिका स्थित सभागार में बैठक की, जिसमें आगामी बरसात के सीजन को देखते हुए तहसील प्रशासन, बीडीओ, विकास नगर, इसके साथ ही सिंचाई विभाग, वन विभाग, पुलिस प्रशासन समेत तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।